आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एलेक्स का ही एग्जांपल लेते हैं। कुछ वीडियोस पहले मैंने बताया था कि एलेक्स का जन्मदिन था। एलेक्स के जन्मदिन में उसको काफ़ी सारा गिफ्ट मिला था, याद है आपको? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें एलेक्स को काफ़ी सारा गिफ्ट मिला था। तो उस दिन एलेक्स के जन्मदिन पे एलेक्स को टोटल 5,860 रुपए मिले थे, अगर आपको याद हो तो उन पैसों को फाइनली एलेक्स ने आज इन्वेस्ट कर दिया है। एलेक्स ने उन पैसों को 18 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। एलेक्स अभी 12 साल का है। उसने सोचा कि 18 साल के बाद जब वो 30 साल का हो जाएगा तब वो उन पैसों को निकालेगा और उन पैसों से कुछ वो खरीदेगा। तो एलेक्स ने जहां इन्वेस्ट किया है उन पैसों को, वहां पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है उस अमाउंट पे वो 14.3% का है। तो उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज अगर हम करें तो एलेक्स ने इतने पैसे को 5,860 रुपए को 18 साल के लिए 14.3% के हिसाब से 14.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। तो उसको 18 साल के बाद लगभग 64,972 रुपीज मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप जान सकते हैं कि कैसे हम इन तीनों का यूज करके, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके हम ये अमाउंट निकाल सकते हैं। अब एलेक्स जो है वो ख्याली पुलाव पका रहा है। एलेक्स सोच रहा है कि आज से 18 साल के बाद मान लो जब उसको इतने पैसे मिलते हैं और उसको इतने पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है। मान लीजिए कि उस टाइम एलेक्स को बैंक से फोन आता है कि आपको जो पैसे हैं आपके वो आपको कैश ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से अपना पैसा लें। तो एलेक्स ये सोच रहा है कि मान लो कि मैं बैंक जाता हूं अपने पैसों को लेने के लिए, तो इतने सारे पैसे जब मुझे मिलेंगे कैश, तो उसमें कितने 500 रुपीज के नोट होंगे, कितने 100 रुपीज के नोट होंगे, कितने 50 रुपीज के नोट होंगे, कितने 20 रुपीज के नोट होंगे, कितने 10 रुपीज के, कितने 5 रुपीज के, कितने 2 रुपीज के और कितने 1 रुपीज के नोट होंगे। तो एलेक्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या हम एलेक्स की मदद कर सकते हैं आज? फिर हम क्या एक ऐसा सी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें यूजर कंप्यूटर को एक अमाउंट दे, एक पैसों का कुछ अमाउंट दे, और हमारा सी प्रोग्राम क्या करे कि हमारा सी प्रोग्राम बताए कि इतने अमाउंट में कम से कम 500 के इतने नोट होंगे, 100 के इतने नोट होंगे, 50 के इतने नोट होंगे। हमारा प्रोग्राम ये बता सके। देखिए, कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा की आप बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे नोट हो सकते हैं। जैसे अगर 64,972 रुपीज है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें मैक्सिमम कितने नोट हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 1 रुपीज के अगर आप नोट लेंगे तो मैक्सिमम 1 रुपीज के 64,972 नोट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम नहीं बोला, मैंने मिनिमम बोला कि अगर आपको कम से कम नोट चाहिए तो आपको 500 के कितने, 100 के कितने, 50 के कितने और 20, ये सब के नोट कितने कितने कम से कम लगेंगे इस अमाउंट को बनाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम यूजर से टोटल अमाउंट लेंगे जो कि रुपीज में होगा, और हमारा काम क्या होगा कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जो यूजर को बता सके कि इतने अमाउंट में 500 के कम से कम इतने नोट होंगे, 100 रुपीज से कम से कम इतने नोट होंगे, 50 रुपए से कितने कम से कम इतने नोट होंगे, एंड सो ऑन। मतलब आप जब इन सारे अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए। मैंने फॉर्मूला एक ही लिखा है सिर्फ 500 के नोट के लिए। हम इसको फर्दर अभी एक्सटेंड कर लेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब। तो मैंने क्या लिखा है कि जो टोटल अमाउंट है अगर उसको आप 500 से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल 500 के नोट्स मिल जाएंगे कि उसमें 500 के कितने नोट होंगे, और आप उन टोटल अमाउंट में से उस 500 के नोट के जितने नोट हैं आप उस अमाउंट से अगर उस टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको नोट बच जाएंगे, जो आपको टोटल बच जाएगा, अब उसका आप यूज करेंगे 100 के नोट्स निकालने के लिए और 50 के नोट्स निकालने के लिए। ऐसे ही आप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि फॉर्मूला क्लियर होगा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जिसके नोट्स निकालने हो आप
टोटल में से उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। आप चाहें तो एक बार इस प्रोग्राम को खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं, बाद में आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं देखने के लिए कि आपने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो चलिए कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपने कोड ब्लॉक्स पे आ चुका हूँ। अब देखिए हमें प्रोग्राम लिखना है मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अमाउंट। तो हम पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमें जो पहला वेरिएबल चाहिए वो तो टोटल नाम का चाहिए, जिसमें हम यूजर से टोटल अमाउंट लेंगे, और एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं नोट्स नाम का। अब देखिए किसी प्रोग्राम में कितने वेरिएबल लेने हैं ये तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आप गलत नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल चाहिए, लेकिन मुझे एक वेरिएबल तो पता है, टोटल नाम का वेरिएबल चाहिए टोटल को स्टोर करने के लिए। तो मैं फिलहाल टोटल नाम का बस एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फिर मैं प्रिंट एफ लिख के यूजर को एक मैसेज दूंगा। क्या बोलूंगा यूजर को कि प्लीज एंटर द टोटल अमाउंट। मैंने यूजर को ये मैसेज दिया और यूजर से बोला कि अपना टोटल अमाउंट आप एंटर करिए। मैंने स्कैनफ का यूज किया। स्कैनफ का यूज करके टोटल नाम के वेरिएबल में जो कि मेरा इंटीजर है टोटल नाम का वेरिएबल, उस वेरिएबल में मैंने टोटल नाम के वेरिएबल में मैंने उस अमाउंट को ले लिया जो यूजर ने मुझे दिया है। अब देखिए अब मेरे पास एक ही वेरिएबल है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं प्रिंट एफ यहाँ पे कर दूं और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं कि नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और मैं यहाँ कर दूं टोटल डिवाइड बाई 500, तो नो डाउट कि कितने 500 के नोट लगेंगे ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि मैं इसको आगे, इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाऊं। अगर मैं आगे ऐसे लिख देता कि नीचे प्रिंट एफ कॉपी करके नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू टोटल अपॉन 100, तो गलत हो जाता प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टोटल वही रहने दिया जो इनिशियल में था तो कैलकुलेशन मेरी गलत हो जाएगी। क्योंकि अब मुझे क्या करना है, 500 के नोट कैलकुलेट करने में जो अमाउंट यूज हो चुका है उसको अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तभी तो मैं 100 रुपीज के लिए अब उस नए अमाउंट को डिवाइड करूंगा। अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं यहाँ नोट्स नाम का एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, जो कि आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो आपको खुद ये चीज़ दिमाग में आ जाएगी। ये चीज़ें बहुत आप समझा नहीं सकते, जब आप खुद कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप क्या करेंगे कि नोट्स नाम के वेरिएबल में आप क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाई 500 करेंगे। देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, कैसे कर रहा हूँ ये तो लॉजिक है। ये तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको खुद क्लिक कर जाएगा, जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए तो मैंने क्या किया कि नोट्स नाम के वेरिएबल में मेरे क्या वैल्यू आ गई कि 500 के कितने नोट होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट्स। ओके, तो उससे क्या हुआ, मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में नोट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो नोट मेरे 500 रुपीज, नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट बताने के लिए यूज हो गए, जो अमाउंट यूज हो चुका उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ टोटल से। वो मैं कैसे करूंगा, टोटल में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं उस अमाउंट को जो कि यूज हो चुका है 500 रुपीज के नोट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, टोटल में माइनस कर दिया वो अमाउंट जो मेरा 500 रुपीज के नोट को कैलकुलेट करने के लिए यूज हुआ है, और मैंने जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आया उसको मैंने टोटल नाम के वेरिएबल में ही रख दिया। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर है, क्योंकि बस इतना ही फॉर्मूला है, यही चीज हमें अब सब नोट्स के लिए करनी है। मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ 500 रुपीज के नोट कितने होंगे मैंने निकाला, उसको मैंने प्रिंट कराया, और टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट 500 रुपीज नोट्स निकालने के लिए यूज हो चुका उसको मैंने टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अगर आप अभी बिगिनर है, प्रोग्रामिंग में बिगिनर है, तो ये चीज़ होती है। आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए, थोड़ा आप टाइम देंगे, थोड़ा प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे, थोड़ा कॉपी पेन यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को समझने के लिए, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब ये 500 रुपीज़ के नोट के लिए हो गया। तो यही सेम चीज़ अब मुझे करनी है 100 रुपीज़ के नोट के लिए, फिर 50 रुपीज़ के लिए, फिर 20 रुपीज़ के लिए, फिर 10 रुपीज़ के लिए, फिर 5 रुपीज़ के लिए, फिर 2 रुपीज़ के लिए, फिर 1 रुपीज़ के लिए। ओके, अब बस कॉपी पेस्ट ही है। यहाँ 500 रुपीज़ के लिए मैंने कर लिया, अब ये 100 रुपीज़ के लिए हो जाएगा। तो 100 में यहाँ भी कर दूंगा और 100 में यहाँ भी कर दूंगा। ओके, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, ये जो है ये प्रैक्टिस से आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है कि मैं कैसे सोच पा रहा हूँ और आप कैसे नहीं सोच पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़े जब प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको अब खुद से ही क्लियर हो जाएगी। जैसे जिस तरीके से मैथ्स में जब तक आप खुद प्रॉब्लम बनाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, वैसा ही सेम प्रोग्रामिंग में है। मैं जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो मैंने आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। रुकिए एक चीज़ में कर 10 देखिए 50 के बाद मुझे 20 करना था। यहाँ पे मैं बात करने में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ पे मैं 20 रुपीज़ का नोट यहाँ चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे 10 रुपीज़ के नोट चाहता हूँ, उसके बाद 10 रुपीज़ के बाद देखिए मैंने, अगर आप 500 वाला लॉजिक समझ गए हैं तो उसके बाद सब सारा लॉजिक एकदम सेम है। ओके, फिर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने 500 रुपीज़ नोट के लिए किया, हमें अब बस वही लॉजिक को रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहले ही कॉपी पेस्ट करके अब मैं बस वैल्यू ही चेंज कर रहा हूँ। देख बस आपको क्या ध्यान देना है, अभी जो लास्ट वाला बचा ना 2 रुपीज़ नोट के बाद 1 रुपीज़ वाला नोट, अब 1 रुपीज़ के लिए आप डिवाइड कैसे करेंगे, 1 से। तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वही रहेगा। लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई गलत नहीं होगा, है ना। आपका एक कैलकुलेशन ही बढ़ेगा और बाकी आपका आंसर जो है कुछ गलत नहीं होगा, और हमें लास्ट में फिर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया मैं, स्लेशन लगाने के लिए तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूँ मैं। स्लेशन लिख के स्लेशन को कॉपी कर लिया मैंने, स्लेशन को पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 स्लेशन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे ऊपर बन जाए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें स्लेशन जैसे मैं भूल गया तो ये बहुत कॉमन है, होता है। स्लेशन सेमी कॉलन, आप जब प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि कई बार जब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं जरूर सेमी कॉलन लगाना भूल गए होंगे। ओके, आप जब बहुत सारे प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप के हाथों से सेमी कॉलन अपने आप लग जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप सेमी कॉलन लगाना भूलेंगे और उसी कारण आपका प्रोग्राम जो होगा वो रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाना भूल जाऊँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने सेमी कॉलन यहाँ से हटा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए एरर आ गया ये, और ये क्या बता रहा है एरर, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर टोटल। तो वो बोल रहा है कि टोटल के पहले वो सेमी कॉलन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप भी अगर कभी आपको ऐसी एरर है तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आप सेमी कॉलन भूल रहे हैं तो आप वहां जाके सेमी कॉलन लगा दीजिए, फिर आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत ईजिली जो है रन हो जाएगा। ठीक है, अब आप अमाउंट एंटर करिए, देखिए 64,972 में कितने नोट होंगे, तो देखिए ये आंसर आ गया। इस अमाउंट में टोटल 500 के 129 नोट्स होंगे, 100 रुपीज़ के 4, 50 रुपए के 1, 20 रुपए का 1, 5 रुपए के 0, 2 रुपए का 1, इतने नोट होंगे। मतलब टोटल नोट आप फिर आप एक प्रोग्राम और बना सकते हैं, मतलब एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं कि सारे अमाउंट्स को आप ऐड करते जाएं। ओके, तो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। आई गेस ये बहुत ही अच्छा मुझे होमवर्क याद आ गया। अगर आप ये कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया, यूजर ने टोटल अमाउंट दिया, ठीक है, और हमने क्या निकाल दिया कि 500 कितने नोट चाहिए, 100 कितने नोट चाहिए, 50 से कितने नोट चाहिए, ये सारे नोट्स हमने निकाल दिए। अगर अब आज देखिए ये प्रोग्राम जो है ये इस सीरीज का सबसे बेसिक प्रोग्राम्स में आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक चीज आप जो है खुद से करें।
आपको यहाँ पे बहुत अच्छा होमवर्क करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने जो अभी पुराने वीडियोस आपने जो पढ़े हैं वो पढ़ना आपका सार्थक हो गया। देखिए, अगर आप ये कर सके कि लास्ट में आप एक लाइन और ऐड कर दें और आप ये लिख दें कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स नीडेड इज इक्वल टू, और आप इन सारे वैल्यूज को ऐड करके आंसर लिख दें, तो फिर आप मान लीजिए कि आपका प्रोग्रामिंग में जो है कमांड है काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन सारे नोट्स के नंबर को ऐड करना है। ठीक है, 129 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, मतलब जहाँ जो भी आपका यहाँ पे आएगा उनको आपको ऐड करके नीचे जो है प्रिंट कराना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस प्रोग्राम को जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में अब मुझे सेंड करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी देख के। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए। क्या करना है आपको, आपको सारे अमाउंट ऐड करने हैं और नीचे एक और लाइन लिखनी है कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू, और इन सबको ऐड करके जो भी इक्वल है आप वो लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको ये सी प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।